वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस टारगेटेड बैच का जो सीरीज चल रहा है उसी में आज हम लोग पॉलिटी के सेक्शन में बात करने वाले हैं। आर्टिकल 23-24 से लेकर आगे 28 तक बात करेंगे। इसमें सभी जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस के रिलेटेड जो प्रश्न है उस पर हम लोग सॉल्व करेंगे और किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। टॉपिक बार बार विवाद इससे क्यों आता है, बार बार आप लोग देखते होंगे इस आर्टिकल हमेशा चर्चा में रहता है और बहुत डिस्प्यूट चर्चा में रहता है। वो हिजाब का मामला हो या लव जिहाद का मामला हो या किसी प्रकार के धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई हो या किसी प्रकार के श्रम प्रबंधन की बात की गई हो, तो इसमें आपको यह टॉपिक बहुत ही लगातार न्यूज़ में देखने को मिलता है। हर दूसरे से तीसरे दिन आपको धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित टॉपिक आपको अपने अखबार में, अपने न्यूज़पेपर में, या तो न्यूज़ आप लोग देखते हैं टीवी पर या यूट्यूब पर, सभी जगह आपको देखने को मिल जाता है। तो ये क्या बला है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अंतिम तक जरूर बनिएगा, देखिएगा, अंतिम तक बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत सी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगा यहाँ पर युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म पर, और एक नया प्रयास आप लोग के सामने किया गया है। तो आप लोग जरूर हमें सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 क्या है, इसके संबंधित सारे एस्पेक्ट होलिस्टिक डायग्राम पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसी प्रकार आगे हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार 25 से 28 में चर्चा करेंगे और इस पर क्या युक्तिक प्रतिबंध लगा सकता है राज्य या संस्थाएं, एजेंसी किस प्रकार से युक्तिक प्रतिबंध लगा सकता है, इसमें किस प्रकार से मौलिक कर्तव्य निहित होते हैं और किस प्रकार से विवाद या वाद आपको देखने को मिला है। इसमें हम सभी पर बेहतर तरीके से आस्पष्ट करेंगे इस पर किस प्रकार से चर्चा की जानी है। साथ ही साथ आर्टिकल 25 में युक्तियुक्त निर्बंधन की वकालत क्यों की गई है, इतना क्यों इम्पोर्टेंट दिया गया आर्टिकल 25 में युक्तियुक्त निर्बंधन का, और ये क्यों संविधान द्वारा या तो जो न्यायपालिका है इसे बार बार राज्य के एजेंसियों को इस प्रकार से इस संदर्भ में ही किसी विवाद का निपटारण करना चाहती है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अनुच्छेद 25 के संबंध में विशेष छूट क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें जो उभर कर आई है आर्टिकल 25 से 28 में, नए एस्पेक्ट उभर कर आए हैं। धर्म परिवर्तन के मामले या विवाह से संबंधित, हालांकि दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में मैंने इस टॉपिक को बेहतर तरीके से कवर किया हो, पर ये मेंस ओरिएंट जो क्लासेज हैं, पीटी ओरिएंट क्लासेज हैं, उसमें किस एस्पेक्ट से आप लोग को समझने की ज़रूरत है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्टेनलावास वाद क्या है, विवाद क्या है, जो न्यायालय में 1977 में गया था, तो ये क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हादियावाद 2017 केरल का मामला क्या है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, ये भी आप लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित बातों को रखता है। साथ ही साथ के.एस. पुट्टास्वामी या गोपनीयता नियम जो है 2017, वो भी क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कहीं ना कहीं 25 से 28 के बीच के आर्टिकल्स के संदर्भ में परिचर्चा करता है। साथ ही साथ आर्टिकल 26 में हम लोग चर्चा करेंगे धार्मिक मामलों के प्रबंधन में क्या स्वतंत्रता दी गई है व्यक्ति विशेष को, संस्था को या किसी एजेंसी को। इस प्रकार 27 का भी चर्चा होगा जिसमें धार्मिक अभिवृद्धि के लिए संदाय या किसी प्रकार का कर या टैक्स की बात कैसे होती है, स्वतंत्रता किस रूप से दी गई है, उसमें हालिया घटनाक्रम क्या हुए, सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों पर धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है, तो यह किस रूप से अभी हालिया घटनाक्रम में उभरा है। तो सारे एस्पेक्ट की बात करते हुए लास्ट में मुख्य परीक्षा से संबंधित तथ्यों या मुद्दों को हम लोग देखेंगे, जो इस टॉपिक से 23 से लेकर 28 तक के टॉपिक में आपको लगातार यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, सभी जगह इससे प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग चीज़ों को समझ लिए, स्लाइड को अच्छे तरीके से देख लीजिए क्या होने वाला है, किस रूप से आपके जीवन से जुड़ा आज आर्टिकल कवर होगा और आप इसे बार बार अपने जीवन में देखते हैं। आगे बढ़ने से आप लोग हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। 10,000 जो सब्सक्राइबर का टारगेट रखे हुए हम लोग हैं, जल्द से जल्द पूरा करने में हमारा सहयोग कीजिए। हालांकि जब हम लोग 10,000 पर आ जाएंगे तो आपको क्लास का एक नया रूप आप लोग को देखने को मिलेगा। नए नए फॉर्मेट पर हम लोग काम करना चाहते हैं, आइडियाज़ हम लोग पास बहुत है किस तरीके से उसको फॉलोअप करना है, पर जब तक एक स्टैंडर्ड मानक नहीं आ जाता है ना, तो चीज़ें हम लोग चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। तो 10,000 जो टारगेट रखा गया है
सब्सक्राइबर का, यूट्यूब सब्सक्राइबर का। तो उसके बाद देखिए नए तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें कवर की जाएगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम नहीं रोकिए, सभी ग्रुप्स पर शेयर कीजिए, अपने मित्र को अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं। जो हमारे मित्र, हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, बात करते हैं, जिनको मैं समय देता हूँ, आज वो भी मेरे लिए समय निकालिए, मैं ऐसा अपेक्षा करता हूँ। आप लोग जरूर इसे मानिएगा आप लोग बात। साथ ही साथ देखिए टेलीग्राम चैनल का या स्कैन कर सकते हैं इसको गूगल स्कैनर से, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। देखिए आज लास्ट डेट है फीस इंक्रीज होने का, बहुत से लोगों ने लिया है, आप लोग जो शेष रह गए हैं ले लीजिएगा, क्योंकि 12 बजे तक ये वैलिड रहेगा। तो 4000 के 40% अब छूट रहेगी, पहले 50% हुआ करता था, इसलिए 1999 आप लोगों को फ़ी लगता था और अब होगा 2399 फी हो जाएगा 40% डिस्काउंट के साथ। यह टारगेटेड बैच होगा, सभी लोग जानते हैं। और ये इसमें होगा कि पहले 50 विद्यार्थियों के लिए दिया गया था, अब 100 विद्यार्थियों के लिए हो गया है। इसमें टारगेटेड आप लोगों को टॉपिक कवर किया जाएगा जो एग्जाम ओरिएंट होता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसमें आपको टॉपिक वाइज क्लास वीडियो जो होगा, पीडीएफ और टेस्ट भी आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा। जो टॉपिक वाइज सरप्राइज टेस्ट इसका नाम दिया गया है, तो जल्द ही स्टार्ट होने वाला, 4-5 टॉपिक हो चुका है। तो अगले संडे से आप लोगों को टेस्ट के लिए रेडी हो जाइएगा। जो भी अभ्यर्थी है, जो भी टॉपिक आपको कवर करा दिया जाएगा, उससे रैंडम टेस्ट लिया जाएगा सरप्राइज पैकेज के तौर पर। तो आप लोग जरूर शामिल होइएगा। चलिए, इसी तरह 68 बीपीएससी को भी लेकर टारगेट बैच है, आज तक आखिरी डेट है, जिसमें आप लोगों को इंक्रीज हो जाएगा आप लोगों को फी इसका। तो आप लोग इसमें जरूर शामिल हो जाइए। पहले 999 है, तो जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं आप लोग यहाँ क्या मिल रहा है आप लोग खुद पता है, तो समय मत गवाइएगा, नहीं तो चीज़ें आप लोगों के बिहाफ में क्यों 10% का लॉस कीजिएगा आप लोग। फिर भी 40% आप लोग को दिया जा रहा है, कम नहीं दिया जा रहा। ऐसे फ़ी देखिए बहुत कम हम लोग रखते हैं, इसका पीछे लॉजिकली यही है, हम लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ बेहतर तरीके से करना। देखिए आपको मटेरियल में कोई आपको क्वालिटी कम ही नहीं मिलेगी, आप लोग खुद देखते होंगे, वो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस हो, या तो किसी प्रकार का करंट अफेयर्स हो, या तो जो सीरीज चल रहा है, जो क्लासेस चल रहे हैं, उसमें आपके मटेरियल को लेकर किसी भी टॉप क्लास के इंस्टीट्यूट से आप अपना मटेरियल हमारा फॉरवर्ड आप करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, क्या स्टैंड आप चेक कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, तो कौन बेस्ट है आपको समझ में आ जाएगा। कम नहीं होगा, अगर बेस्ट नहीं अगर होगा ना तो उससे कम भी नहीं होगा, ये चीज़ आप लोग जान लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ों का निचोड़ हम लोग आप लोग को यहाँ दे रहे हैं। चलिए, इसी प्रकार डेली करंट अफेयर सीरीज जो इवनिंग 7-8 बजे लाइव चलता है, तो आप लोग इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट। और ये बहुत ही उम्दा तरीके से आप लोग को चीज़ों को इनोवेशन करके आपको कवर करता है, जिसमें सभी सोर्स दिए जाते हैं, पीआईबी से, गवर्नमेंट साइट से, हिंदू से, दैनिक जागरण से, जनसत्ता से, जितने भी ऑथेंटिक सोर्स है सभी जगह से कवर किया जाता है। तो आप लोग सभी जो इसको ज्वाइन कीजिएगा। इसका मात्र फ़ी रखा गया 1999 फ़ी रखा गया, फ्री पीडीएफ अवेलेबल होगा 1 ईयर का। तो आप लोग इसे पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कवर कर सकते हैं। इसी प्रकार एमसीक्यू है, आप इसे भी शामिल हो सकते हैं। लूसेंट बूस्टर एमसीक्यू है, जिसको लगता है कि जीएस मेरा कमज़ोर है, तो लूसेंट के टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर किया गया है, केवल 199 आपको खबर होगा। एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो होता है, उसमें 2500 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरह दैनिक जागरण न्यूज पेपर एनालिसिस जो कराया जाता है मॉर्निंग में, आपको उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो, की पॉइंट अवेलेबल होगा। यह 1 साल वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, आपको 365 रुपया लगेगा इसका। पहले हालांकि 199 था, 299 हुआ, अब 365 हो गया। तो आप लोग 1 रुपये दर से आप लोग चीज़ें आपको मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए, क्लास आपको 1 घंटे का क्लास अवेलेबल होता है। इसी के साथ आप लोग को क्या होता है, की नोट्स दिया जाता है, अंडरलाइन स्क्रीनशॉट दिया जाता है पेपर का। तो ये सब चीज़ें आप लोग को अगर चाहिए, अगर स्टैंडर्ड चीज़ें कवर करनी है, एग्ज़ाम ओरिएंट जो यूपीएससी का प्रश्न हुआ 2022 का, आप मिलाइए टॉपिक जाके, खुले ओपन टॉप पर चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों को, जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, यूपीएससी 2022 का मेंस हुआ है, जाके इसके टॉपिक से दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के वीडियो को कवर कीजिएगा। आपको 20 में से 14 क्वेश्चन के आपको सारे टॉपिक यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हुए हैं एग्ज़ाम में। इसी तरह हरियाणा पीसीएस में आपको, फिर इसके बाद बिहार के ऑडिट हाल ही में मेंस हुआ एक, उसमें भी आपको कवर किया गया है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि किस प्रकार से चीज़ें आप लोग को दी जा रही है। साथ ही यूपीएससी टेस्ट सीरीज़ है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं
यूपीएससी के जो 23 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए है। और इसका फ़ी केवल रखा गया 4999 और अकाउंट टेस्ट के लगभग होगा, उससे भी बहुत सी चीज़ें आपको साथ में मिलेगी। ये तो बस बोला जाता है कि अकाउंट टेस्ट है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक पर। तो सबसे पहले है, देखिए यहाँ पर मेरे साथ आप जुड़ते कुछ चीज़ों को है ना ओपन रखिएगा। यहाँ पर किसी प्रकार का नैरो माइंड मत रखिएगा। नैरो माइंड कि आप किसी धर्म विशेष से जुड़े हुए हैं, किसी जात से जुड़े हुए हैं या किसी वर्ग से जुड़े हुए हैं, ठीक ना। सबसे पहले मैं आप लोग को नोटिफिकेशन यहाँ दे देता हूँ, क्योंकि मैं कुछ शब्दों को धरातल पर उसी रूप से आकलन करता हूँ जो है, ठीक। कुछ शब्द को ऐसे आकलन करूँगा जो आप लोगों को यह नया स्वरूप देखने को मिलेगा। क्या ऐसे एस्पेक्ट आप लोगों को सामने आ सकते हैं? तो प्लीज़ पहले ही मैं आपको नोटिफिकेशन दे देता हूँ। आप लोग दिल पर मत लीजिएगा, दिमाग से कुछ चीज़ें पढ़िए, अपडेट रहिए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को कवर कीजिए, क्योंकि आपके मानने या न मानने से एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज नहीं होगा। एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएंगे, कटु सवाल आएंगे, वो चेंज नहीं होगा। इसलिए आप लोग इसे समझिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन के साथ ही, वार्निंग के साथ ही। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसमें शोषण के विरुद्ध जो अधिकार 23 और 24 में दिया है। तो 23 में सबसे पहले क्या चर्चा किया गया है? मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध लगाया गया है। तो इसके संबंध में कुछ बातें हम लोग करेंगे। पहले देखिए यहाँ बाल श्रम किस रूप से होता है। बहुत से बाल श्रम है। दुर्व्यवहार भी किसी पर, देखिए यहाँ पर दुर्व्यवहार इस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। अगर दो बात कर रहा है, इसको डांट के हटा रहा है, बोलो चलो काम करो, वर्क करो, ये भी दुर्व्यवहार के संदर्भ में आता है। बच्चों के साथ बलात् श्रम या इस प्रकार से किया जाता है। तो श्रेणी पहले समझिए कि बलात् श्रम या तो दुर्व्यवहार के आचरण कैसे होते। किसी भी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कटु वचन का प्रयोग करना, उसे उसके गरिमा के रूप में उसका गरिमा खंडित करते हुए किसी कार्य और पद्धति को करवाना दुर्व्यवहार कहलाता है। तो गरिमा क्या होता है? व्यक्ति की गरिमा मैंने पहले ही आपको चर्चा कर दिया। इसी के लिए देखिए मैं किसी चीज़ को पहले ए से शुरू किया हूँ और जेड तक पहुँचूंगा, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों को मैं कवर करते रहूँगा। तो व्यक्ति की गरिमा क्या है, जो भी मेरे क्लास कर चुके हैं वो सारे लोग समझ रहे होंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ गरिमा क्या होता है, जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट जो रेगुलर हमें फॉलो कर रहे हैं। चलिए इसके साथ ही आगे हम लोग देखेंगे कि प्रतिषेध जो है, अनुच्छेद जो 23(1) है, अनुच्छेद 3 प्रकार के शोषण को प्रतिबंधित करता है। तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार का। एक पहला है बलात् श्रम को या इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। अगर किसी व्यक्ति विशेष का कार्य करने का इच्छा नहीं है तो भी कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह उस व्यक्ति को उस कार्य करने से प्रेरित करता है या इसे दबाव डालता है। तो अगर कोई किसी की इच्छा के संदर्भ में कार्य करवाता है, इच्छा के विरुद्ध जाके, तो उसे बलात् श्रम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप कहाँ से मानिएगा? मान लीजिए आपके यहाँ आप बहुत बड़े जमींदार हैं, अपने भू क्षेत्र भूपति हैं अपने एरिया के, तो आपके दबाव में आकर कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति से काम करवा रहा है, तो यह कहीं ना कहीं आप इस पर बलात् श्रम कार्य करवा रहे हैं, तो ये श्रेणी आपको आएगा। या किसी प्रकार इसी तरह किसी के साथ ब्लैकमेल कर रहे हैं और उसे आप उस कार्य करवा रहे हैं, तो ये भी बलात् श्रम की श्रेणी में आएगा। इसलिए आप लोग सब चीज़ों को समझिएगा। बेगार काम नहीं करवा, अगर किसी से बेगार करवा रहे हैं वो भी प्रतिबंधित है। बेगार कहने का मतलब है कि काम के बदले पैसे नहीं देना या उसको उसकी मजदूरी नहीं देना। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति मियाँ पति पत्नी है, आपके आपके लिए काम कर रहे हैं और उनको दिन भर काम करवाएं और उनको उसके लिए श्रम नहीं दिए, तो यह बेगार के रूप में होता है। और बेगार ऐसा नहीं कि आज पैसा नहीं तो बेगार नहीं कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई मालिक है, मालिक ए है, वो किसी से ए बी से यानी बी सी से काम करवा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन करवाया काम, उसको पैसा नहीं दिया, 8वां दिन दे रहा है, किसी कारणवश नहीं दे पाया है, तो यह श्रेणी बेगार के श्रेणी में नहीं आएगा। बेगार यानी काम के बदले पैसा देने के श्रेणी में नहीं आएगा। अब यह क्रम लगातार ये बनाए रखे और इसे काम भी करवा ले और पैसा ना दे, और ये काम क्यों करेगा? यह भी कुछ कारक हो सकता है, कुछ मजबूरी हो सकती है, या किसी प्रकार का रुतबा किसी व्यक्ति विशेष का होगा जो दबाव डालता होगा, बहुत बड़े भूपति या तो इस प्रकार से छवि के होंगे, जिससे वो व्यक्ति या जो बी और सी है डरता होगा, जिसके कारण ये काम कर रहा होगा। तो आप पहले देखते होंगे हमारे स्वतंत्रता
के पहले बहुत से घटनाएं देखने उसके बाद भी हुई है, ऐसा नहीं, पर स्वतंत्रता से पहले आप लोग को स्पष्ट नजर आ जाए, कोई व्यक्ति विशेष किसी अंग्रेज के कोठी पर करता था काम, तो उसे लगातार उसकी पीढ़ियाँ करती थी, या किसी महाराजा राजा के यहाँ काम करता था, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी काम लगी हुई है, तो यह क्या होता था, बेगार के रूप में भी काम देखने को मिलता था। तो सबसे पहले आप लोग समझिए बेगार क्या होता है। एक निश्चित काल क्रम में अगर पैसा दे रहा है तो वो बेगार नहीं कहलाएगा, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये लगातार क्रम बनाए हुए है और पैसा ही नहीं दे रहा है, या किसी प्रकार का वो आप उस कार्य के बदले उसे कुछ प्रकार का अर्थ नहीं दे रहा है या उसका मूल्य नहीं दे रहा है, तो यह बेगार की श्रेणी में आएगा। समझ गए। चलिए, अब मानव व्यापार भी प्रतिषेध है आर्टिकल 23(1) में। तो मानव महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए खरीद फरोख्त को रोकता है। तो इससे मानव व्यापार क्या है, आगे हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बस आप लोग ये जानिए भी 23(1) के तहत आपको 3 प्रकार के शोषण को प्रतिबंधित किया गया है। अब इसी तरह अनुच्छेद 23(b) है। 23(b) में यदि सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन, यहाँ सार्वजनिक हो गया, सार्वजनिक कर लीजिएगा, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई सेवा नागरिक पर आरोपित की जाती है तो इसे बलात्श्रम अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, परंतु इसे जाति, धर्म, मूल, वंश और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए इस आर्टिकल के तहत सरकार, अब युद्ध आ गया या इस प्रकार कोई विदेशी आक्रमण हमारे यहाँ कर देता है, तो शॉर्ट नोटिस पर नौकरियां निकाली जाती है ना, तो उस दौरान अगर किसी की भर्ती की जाती है तो यह सरकार के दबाव में आके काम करेगी। हो सकता है बहुत कठिन काम करना पड़े, क्योंकि यह इमरजेंसी का वक्त होता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि पैसा सरकार इसको भुगतान कर ही दे, या तो भुगतान बोलेगी हम करेंगे, ऐसा नहीं कि बोलेगी सरकार बिना आप लोगों को बिना पैसा दिए ही जॉब करना या इस प्रकार की कुछ वर्क करना है, सेना में जाना है। तो देखिए बात होता है कि किस देश की यथा स्थिति देखते हुए आर्टिकल 280 का वित्त की स्थिति देखते हुए ऐसा करता है कोई देश, तो इसे बलात्श्रम नहीं माना जाएगा, ध्यान लीजिए। या किसी प्रकार के सार्वजनिक प्रयोजन, मान लीजिए अभी 75 चल रहा है, एट द रेट 75 अमृत वर्षों चल रहा है। अब दिल्ली सरकार, देश की सरकार चला रही है। अब मान लीजिए कोई प्रयोजन किया जा रहा है, सांस्कृतिक प्रयोजन किया जा रहा है, तो उसमें बहुत से वॉलेंटियर रहते हैं, वॉलेंटियर आके काम कर रहे हैं, ठीक है काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए फिर भी सरकार कोई कुछ राशि रखी है उसके बदले काम करने के लिए। अगर वॉलेंटियर आके काम कर रहा अपनी इच्छा के अनुसार और फिर ये दावा कर देता है कि मुझे सरकार ने काम कराया और पैसा नहीं दिया, तो ये भी आपको समझिए कि ये आपको इस श्रेणी में नहीं आएगा। एक दूसरा हो गया। तीसरा भी एक इसमें यह समझना आप लोगों को है इसमें कि सरकार सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई सार्वजनिक नागरिक को आरोपित करता, किसी व्यक्ति को बोलता आपको काम करना है, आपको मान लीजिए सभी को, ये मान लीजिए कोई वर्ग गांव है, ये गांव है, अब वहाँ पर आता है, यहाँ पर कोई राष्ट्रीय स्मारक बन रहा है, राष्ट्रीय संपदा बन रहा है, राष्ट्रीय संपत्ति बन रहा है, तो यहाँ के नज़दीक लोगों को बोल सकता है कि आइए यहाँ वर्क कीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर जाता आरोपित करता है, इसमें बलात्श्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, तो ये समझिएगा। परंतु इसमें जाति, धर्म, मूल, वंश, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सी जातियाँ होगी, वर्ग होंगे ना। अब ये किसी खास वर्ग को पकड़ के यहाँ नहीं बोल सकता है, इसके संदर्भ में आर्टिकल 32 के संदर्भ में। तो तीसरा कंडीशन आपको यहाँ यह बनता है, किसी प्रकार के सार्वजनिक कॉल किया जाता है सरकार के द्वारा, ऐसा बहुत समय होता है, ऐसा नहीं कि किसी देश के द्वारा भी। मान लीजिए रसिया में ऐसा कार्य हो रहा, रसिया यूक्रेन में, तो वहाँ की सरकार है ना, वहाँ की सरकार नागरिकों से सार्वजनिक कार्य करने के लिए कॉल कर सकती है, और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है इस इमरजेंसी में आके काम भी करे, और होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। जैसे आप इनका नाम अन्ना हजारे जी का नाम सुने होंगे ना, तो अन्ना जी के हजारे का जीवनी आप पढ़िएगा तो वो देखते होंगे कद में छोटे हैं ना, आप लोग देखते होंगे कद में, हाइट में छोटे, कद में तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हाइट में छोटे व्यक्ति नज़र आते होंगे आपको। तो आर्मी में कैसे चलेगा, आर्मी से रिटायर कैसे हुए, तो इसका आप लोग यही समझिए 1962 के युद्ध में वो कॉल पर गए हुए थे, सेना में भर्ती हुए थे। तो देखिए व्यक्ति है ना, आपको एग्जाम्पल से समझना चाहिए कि किस प्रकार के सार्वजनिक कॉल आपको बुलाया जा सकता है। तो राज्य कभी भी सार्वजनिक कॉल कर सकता है,
और देश की जनता से अपेक्षा करता है कि वो आप उस कॉल को फॉलो भी करिए, क्योंकि वो आपात स्थिति में होता है। चलिए, इसी प्रकार आपको ये समझना है शोषण के विरुद्ध 23-24 में आपको आगे अनुच्छेद 23 के संबंधित अधिकार भारत के नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। अर्थात 23 के जो आर्टिकल के अधिकार दिए गए हैं ना, वो जो तीन आपको दिए गए हैं, प्रतिषेध दिया गया है, फिर उसके बाद आपको चीज़ें दी गई है सार्वजनिक कॉल, तो ध्यान रखिएगा ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों को किया जा सकता है, दोनों पर लागू होता है। अब मानव तस्करी के विरुद्ध आपको निम्नलिखित में से अधिकार में से शामिल किया जाए, जैसे पुरुष महिला बच्चों की खरीद बिक्री किया जाता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी किया जाता है, वैश्यावृत्ति के लिए किसी को किया जाता तो भी आपको मानव तस्करी की श्रेणी में आएगी। देवदासी, अर्थात देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दक्षिण की मंदिरों में बहुत पहले यह प्रचलन था कि देवदासियां रखी जाती थी, अर्थात देव की सेवा करने के लिए, मंदिर परिसर के सेवा करने के लिए। यह परंपरा बहुत दिनों से रही है, बनी रही थी, और हालिया घटनाक्रम में भी कुछ वर्षों तक देखने को मिला था कहीं, इस पर वर्डिक्ट भी आया था इस प्रकार का आचरण व्यवहार नहीं करना है। तो यह भी देखिए मानव तस्करों के संदर्भ में का वर्गीकरण कर देता है। तो याद रखिएगा इस प्रकार की घटनाएं अब मानव तस्करों के संदर्भ में आती है, बल हालांकि नियम बन चुका, अब नहीं रखना है, कोर्ट का भी वर्डिक्ट आ चुका। और दास, किसी प्रकार का दास आप रखते हैं, देखिए किसी को अपने घर में नौकर जिसको बोलते हैं ना आप लोग, हाउस कीपिंग जिसको कहते हैं, जिसको नौकर के रूप में हिंदी में बोला जाता है, काम करते, काम के बदले उनको पैसा देते हैं या किसी प्रकार के आप उनको आय देते हैं ना, तो वो दास नहीं हुआ। दास मतलब कहने का मतलब फ्री का है, आप उसको है ना अपने मन मुताबिक कोई भी काम करा रहे बिना पैसा दिए हुए, और ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों चल रहा है। एक पीढ़ी पहले इसको ख़त्म किया, इसकी सेवा में इसकी दूसरी पीढ़ी ख़त्म हो रहा है, इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। तो दास की श्रेणी वो कहलाती है, ना कि नौकरी आपके यहाँ कोई व्यक्ति पेशा कर रहा है उसे दास आप कर रहा है, वो नहीं होता है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा, इस चीज़ में आपको समझना होगा। साथ ही उपरोक्त कृत्यों में से दंडित करने के हेतु संसद में अनैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम 13/1956 आपको लागू किया गया। यह आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है अनैतिक दुर्व्यवहार के लिए। तो 1956 क्या है हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। हालांकि मैंने दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में इसको कवर किया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, इसी प्रकार आपको आर्टिकल 24 याद रखना है। आर्टिकल 24 क्या कहता है, उससे संबंधित बातों को हम लोग पहले देखेंगे। अभी पहले बातों को समझ ले, आर्टिकल में कहा क्या गया, उसके बाद सारे एस्पेक्ट को हम लोग चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। आर्टिकल 24 क्या बोलता है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाया गया है। यह निरपेक्ष अधिकार है और यह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के हानिकारक उद्योगों, फैक्ट्रियों तथा खानों में नहीं लगाया जाएगा। इस प्रकार से आपको यह चीज़ें देखने को मिलेगी। बच्चों को इसके अलावा इसी उद्योग में नहीं लगाया सकता है, इसके अलावा किसी उद्योग में नहीं लगाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसी भी उद्योग में नहीं लगाया जाएगा। तो यह निरपेक्ष अधिकार दिया गया, एब्सोल्यूट अधिकार दिया गया है। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक उद्योगों, फैक्ट्रियों, खानों में नहीं लगाया जाएगा। इसी प्रकार बच्चों को इसके अलावा उसी उद्योग में नहीं लगाया जाएगा। साथ ही साथ न्यायपालिका के आदेश द्वारा बाल पुनर्वास कोष की स्थापना की गई है। तो इस प्रकार के घटनाक्रम इसमें देखने को मिलेगा। बाल आयोग का भी गठन किया गया। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है, इससे आपको आर्टिकल से 2-3 चीज़ें उभर कर सामने आएगी। पहला कि यह निरपेक्ष एब्सोल्यूट अधिकार है, और एब्सोल्यूट अधिकार क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। आर्टिकल 14 से कम उम्र के, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको हानिकारक उद्योगों, फैक्ट्रियों, कारखानों यहाँ लिखना था या खान लिखा गया है, खानों, कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बच्चों को इसके अलावा उसी उद्योग में नहीं लगाया, किसी भी उद्योग में इस प्रकार से नहीं लगाया जाएगा। न्यायपालिका का आदेश पुनर्वास, बाल पुनर्वास कोष लगाया गया, स्थापना किया जाएगा। तो आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। देखिए इस चाइल्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संशोधन किया गया था, आपको ये संशोधन याद रखना चाहिए। 2016 में यह बिल आया था जो
बहुत ही आपको लेबर एंड प्रोविजन एंड प्रिवेंशन एमेंडमेंट एक्ट 2016 जो बाल श्रम निषेध रोकथाम संशोधन अधिनियम आपको लेकर आता है। यह क्या है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यह अनुच्छेद किसी नुकसान न पहुंचाने वाले गैर जोखिम युक्त कार्यों के नियोजन को प्रतिषेध नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यह इस एक्ट का। साथ ही साथ बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 बाल श्रम नियंत्रण करने के लिए सार्वजनिक महत्वपूर्ण कानून है और यह लागू किया गया 2016 में संशोधन के साथ। जो आपको देख रहे हैं यहाँ मैं चीज़ें अभी स्पष्ट करूँगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में लगाने पर और 14 से 18 वर्ष के किशोर के खतरनाक व्यवसायों के कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध लगाता है। पहले का एक्ट क्या था जो 1986 था ना, उसमें चीज़ें थी, आप समझिएगा। यह है ना किसी अनुच्छेद किसी नुकसान न पहुंचाने वाला या गैर जोखिम कार्यों युक्त जो भी होंगे। मान लीजिए ऐसा कोई कारखाना है जहां पर जोखिम नहीं है तो वहां बच्चे का नियुक्ति हो जाता था, वहां पर लोग कार्य करवाते थे। और जहां गैर जोखिम युक्त कार्य नियोजन पर प्रतिषेध नहीं करता था, अर्थात किसी प्रकार का जोखिम नहीं होता था, वहां पर बच्चों की नियुक्ति कर दी जाती थी। ऐसा चलन में था 86 से एक्ट होने के बाद। पर अब क्या बोलता है कि 16 के बाद बोला गया कि अब किसी भी प्रकार से अब सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में आपको 14 से 18 वर्ष के किशोरों को 14 वर्ष से कम बच्चों को वो नहीं लगाया। ध्यान रखिएगा, 2 वर्ग याद रखिएगा। एक तो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं जो किसी भी व्यवसाय या किसी भी कार्य में नहीं लगाए जाएंगे, ठीक, सभी कार्यों से प्रतिबंध लगा दिया गया। और एक 14 से 18 वर्ष के बच्चे हैं जो खतरनाक व्यवसायों में नहीं लगाए, अर्थात पहले क्या था, पहले था लगाया जा सकता था गैर जोखिम वाले में। अब यहाँ हो गया 14 से नीचे वाले बच्चे को किसी भी कार्य में नहीं। आप घर के काम काज में भी, जैसे होता है ना, घर में लोग काम करने के लिए बच्चों को रखते हैं या होटलों में रखते हैं या इस प्रकार से कार्य करने के लिए रखते हैं, तो वहाँ भी नहीं रख सकते अब नए संशोधन के साथ। तो ये देखिए आर्टिकल आपको यह अधिकार देता है, संविधान हमें अधिकार देता है। पर धरातल पर क्या देखते हैं, धरातल पर यही देखते हैं, बहुत जगह ऐसे काम वर्कर्स हैं जहाँ पर बच्चे काम करते हैं खतरनाक पटाखा। हाल ही में मैंने आप लोगों को पटाखे के संदर्भ में दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस कराया था, तो उसमें बच्चों की स्थिति क्यों नियुक्ति की जाती है, आपको मैं वहाँ कारण बताया था ना। तो अभी भी पटाखों वाले कारखानों में इसे नियुक्त किया जाता है, वहाँ पर दी जाती है, दिहाड़ी दी जाती है। साथ ही साथ बहुत से ऐसे वर्क हैं, आप देखते होंगे बच्चों की नियुक्ति की जाती है, चाय के दुकान पर की जाती है, किसी रेस्टोरेंट में की जाती है, किसी ऐसे वर्क में की जाती है जहाँ पर इस प्रकार के बच्चों की मांग होती है, घरों में की जाती है, नौकरी करते हैं। तो इस प्रकार आप देखते होंगे धरातल पर यही स्थिति है। धरातल पर आपको मैं कितनी बार बोला हूँ कि एसी रूम में बैठकर किसी का फैसला किया जाता है, न्यूज़ बनाया जाता है या नियम बनाया जाता है। अगर उसको धरातल वे पर देखना है, वास्तविकता समझना है, तो धरातल पर उतरना होगा। जैसे मैं आज ही एक न्यूज़ कवर कर रहा था आपको स्मोग के बारे में, दिल्ली में जो प्रदूषण है उसके बारे में, तो आप समझ रहे होंगे कि दिल्ली में कितना प्रदूषण है, ठीक ना। और दिल्ली में ही एक मैंने आज वीडियो देखा जहाँ पे एक फॉग टावर है, वो चल नहीं रहा, वहाँ पर 567 आपको हवा का जो प्रदूषण का स्तर बना हुआ सोच सकते हैं। एक फॉग टावर लगाया गया दिल्ली में ही है और वहाँ पर कार्य वो फॉग टावर कर ही नहीं रहा, उसके आसपास के वातावरण में 567 के स्तर पर पहुंच गया है। तो सोच के देखिए कि एसी रूम में क्या बोला जाए, फॉग टावर लगा दिया गया, 20 फॉग टावर। अब वास्तविक धरातल पर क्या, ये फॉग टावर काम ही नहीं कर रहा, तो प्रदूषण का लेवल बढ़ेगा नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नियम बना देने से वास्तविकता प्रमाण नहीं हो जाता कि उससे संबंधित आपको नियम हो, नहीं तो अभी तक कैलाश सत्यार्थी का जो संगठन है बचपन बचाओ आज वर्क नहीं करता इस फील्ड में आके। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि नियम क्या होते हैं, उससे संबंधित क्या चीज़ें धरातल पर होनी चाहिए। ये स्लाइड ही आपको सभी बाल श्रम से संबंधित चीज़ों को कवर कर देगा। क्यों होता है बाल श्रम, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, वो क्यों बार बार रिपीट होता है और क्यों नहीं समाप्त हो रहा है, इसे समझिएगा। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि आपको बाल श्रम का एक सर्किल है, जैसे मनी का सर्किल होता है ना,
मनी किसी के पास आया तो मनी क्या करेगा, निवेश करेगा। निवेश करने के बाद क्या होता है, बाजार की मांग बढ़ेगी। बाजार की मांग बढ़ेगी तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा। इसी तरह फिर किसी लोगों के पास पैसा है तो मनी सर्कुलेट करता है इकोनॉमी में। वैसे ही बच्चे का अगर कोई शोषण के विरुद्ध शोषण हो रहा है, आप जो बलात् जो श्रम होता है या बलात् रूप से इस प्रकार से घटनाएं देखते हैं बच्चों के साथ होता है, ट्रैफिकिंग होता है, तो उसके पीछे लॉजिकली ये सर्किल काम करता है। देखिए चाइल्डहुड में उसे अगर इस प्रकार के किसी प्रकार के एजुकेशन थ्रेट्स या नॉर्मल फिजिकल या मेंटल एम्प्लॉयमेंट डिस्प्लॉइंट किया जाता है, किसी पर मानसिक प्रताड़ना दी जाती है बचपन में, वो एजुकेशन से हो या फिजिकली दिया जाता है या एजुकेशनल दिया जाता है, तो चाइल्डहुड से अगर स्टार्ट होता है ना तो आता है यूथ तक वो पहुंचता है, तो वहाँ भी लिमिटेड स्किल बेस उसके कमज़ोर होगा, अर्ली टेस्टनेस होगा, साथ ही इस प्रकार से बहुत से जॉबलेस वर्क होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको वर्क नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से आपको एक कुपोषित दिमाग होता है ना, कुपोषित विचार का व्यक्ति बन जाएगा। वो क्या करेगा, ऑटो हुड हो जाएगा, आपको इसी तरह का वर्क करेगा, इसी प्रकार से लोगों के साथ रहना शुरू कर देगा। तो एक सिस्टम वो क्रिएट कर, लेक ऑफ ड्रेसी करेगा, सेक्स ऑफ वर्क, सिक्योर वर्क से लोअर क्लिंग, इसी प्रकार के वर्क्स वो करना शुरू कर देगा। देखते होंगे रास्ते में बहुत से जगह आप लोग रोड के किनारे लोग बच्चे क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं या तो एक इंसुलेशन होता है उसको सूंघते हुए नज़र आ जाते हैं। तो इसके पीछे वही लॉजिक काम करता है। उसके बाद ओल्ड एज में भी आके लेक ऑफ सोशल जो प्रैक्टिसेस इस प्रकार से करते हैं। तो देखते होंगे आपकी एक सर्किल के रूप में बच्चा स्टार्ट होता है और पूरे घटनाक्रम को जन्म देते हुए फिर अगर नए जन्म में आता है तो इस प्रकार से चीज़ें आपको एक सर्किल में ओल्ड एज तक देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार ये स्लाइड है ना, आपको और भी चीज़ें स्पष्ट कराएगी। जैसे ये जो पिक्चर इसे देखिएगा, इसमें चाइल्ड कहाँ है, पहले देखिए चाइल्ड लेबर को देखिए, यहाँ पर चाइल्ड लेबर है। चाइल्ड लेबर के लिए पीछे वो आगे बढ़ता है, एक सर्किल के तहत आगे काम करता है। तो जैसे देखिए लेक ऑफ लीगल प्रोविज़न, पुअर वेज, इस प्रकार से वो इस पर दबाव रहता है जिसके आधार पर वो लो लेवल एजुकेशन प्राप्त करता है। उसके पास कोई लीगल प्रोविज़न नहीं होता है, किसी प्रकार का ऑथेंटिक माँ बाप या इस प्रकार से कोई नहीं होता चाइल्डहुड में। या बहुत से जगह तो मैंने ये भी देखा है कि बच्चों को बेच दिया जाता है पैसों के एवज में, तो पुअर वेजेस उसको बहुत ही कम दर के पैसे प्राप्त होते हैं जिसके आधार पर उसे लो लेवल एजुकेशन प्राप्त होता है। उसके बाद सोशल एंड कल्चरल फैक्टर यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी जो होता है, टीनेजर प्रेगनेंसी देखने को मिल जाता है। मान लीजिए जो बच्चा जो चाइल्ड लेबर है, जिसको अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा, उसका जीवन शैली क्या किस स्तर पर होगा, कहाँ पर होगा, किन लोगों के साथ हुआ होगा, तो देखते होंगे बहुत जल्दी ये बच्चे लोग जो भी होंगे इस समूह के, वो टीनेजर में ही प्रेगनेंसी प्राप्त कर लेते। जो लड़कियां होती हैं वो माँ बन जाती है। यह सपोर्ट करता है, सिकमिटा सपोर्ट करता है ईयरली मैरिज को, या जल्द ही इनका शादी हो जाता है। इसी दौरान देखते होंगे मेनी चिल्ड्रेन इस प्रकार से होता है, लेस फैमिली इनकम होता है, कोई भी फैमिली का इनकम नहीं होता है। और देखिएगा सभी इसका कारक क्या है, यहाँ पर देखिएगा सभी का एरो देखिएगा किधर जा रहा है, चाइल्ड स्कूल ड्रॉप आउट के संदर्भ में देखने को मिले। जो बच्चा स्कूल नहीं पहुँचता, एजुकेशन नहीं होता है, लो एजुकेशन उसको मिलता है, उसी के संदर्भ में चीज़ें आपको उभर कर आना है। जितना भी एग्जाम्पल आप देखिए चाइल्ड लेबर हरासमेंट का, तो आपके पीछे उनके पीछे यही फैक्टर काम करता होगा। जो बच्चे में चाइल्ड लेबर बनता है उसके पीछे या तो स्कूल से ड्रॉप कर किया होगा या लो लेवल का एजुकेशन प्राप्त किया होगा, इसी के लिए चाइल्ड लेबर बनता है। देखिए ध्यान रखिएगा, उसके पास बीच में सारे सर्कुलेट काम करते हैं। इसी पर आपको फैमिली इसका एक्सटेंडेड नहीं हो पाता है, इसी पर फाइनेंशियल स्ट्रेस, उसके पास पॉवर्टी आ जाता है, गरीबी आता है, उसी के पास ड्रॉप आउट जो स्थिति वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अब अगले जनरेशन में चेंज हो जाता है, अगले जनरेशन में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जनरेशन बाय जनरेशन उसमें देखते हैं ना, एक गरीब का बच्चा गरीब देखने को मिलता है। अब हालांकि वो अब आकलन मत कीजिएगा कि वो गरीब जो बच्चा आईएएस बन गया, ठीक ना, वो सब देखिए उसके बच्चे के माता पिता के कुछ सोर्स होता है। यहाँ पर उस बच्चे की बात हो रही है जिसका सोर्स ही कुछ नहीं है। तो उस बच्चे को कैसे समझिएगा, देखिएगा रेल नाके पर या तो गाड़ी के नाके जो ट्रैफिक नाके होता है वहाँ पर उन बच्चों का समूह देखिएगा।
बहुत से घुमत्तड़ जातियाँ होती है उसके वर्ग, इसके संदर्भ में भी आप देख सकते हैं चाइल्ड लेबर को, वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। इसी प्रकार से और भी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेगी इस स्लाइड में, और भी स्पष्ट हो जाएगा बलात्सरम में। तो देखिए क्या होता, हाउ डू चिल्ड्रेन एंड यंग पीपुल्स थिंग्स पॉवर्टी अफेक्ट एंड थ्रेट हेल्थ के संदर्भ में। तो चाइल्ड लेबर क्या क्या कर देता है देखिएगा। यहाँ पर आप किसी भी सर्किल को पकड़ लीजिएगा, आप ऐसा नहीं हंगर को पकड़िएगा तो भी ये सर्किल इसी सर्किल में आकर यहाँ पर रुकेगा। सोशल आइसोलेशन को पकड़िए, अर्थात जो सोशल आपको छोड़ दिया जाता है, किसी बच्चे को एक तरफा कर दिया जाता है, उसको सोशली डेवलप नहीं होने दिया जाता है, तो उसको भी अगर पकड़िए तो ये सर्किल आके वहीं पहुँचेगा। तो ये सर्किल के रूप में काम करता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जाए चाइल्ड लेबर जो प्रॉब्लम है वो किस रूप से है, ये सोशल सर्किल डेवलप करता है। तो आप इसे देखिएगा, हंगर हो, पुअर हेल्थ हो, पुअर लिविंग चाइल्डनेस कंडीशन हो, इसी प्रकार लेक ऑफ सपोर्ट सिस्टम होता है, इसी प्रकार पुअर एजुकेशन होता है, बहुत ही कम स्तर का एजुकेशन उसे प्राप्त होता है, सभी मिलकर ये सोल्यूशन क्रिएट करता है ये सिस्टम। चाइल्ड लेबर इन इंडिया, देखिए यहाँ पर कितने लोग लगे हुए हैं। हम लोग समझते हैं बेगिंग, जो भीख मांगते हैं उसी को चाइल्ड लेबर के रूप में देखते हैं। चाइल्ड का जो लेबर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ये भीख मांग रहा है तो बच्चा इसे चाइल्ड लेबर के रूप में देखा जाएगा। पर समान धारणा ये ही है लोगों में। पर चाइल्ड लेबर और भी हैं, जैसे बोतल जो कलेक्शन करते हैं बच्चे, आप लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर आपको वहीं मिलेंगे। देखिए छोटे स्तर के बच्चे ही आपको अधिक देखने को मिलता होगा, बोतल कलेक्शन करते हैं या किसी पर कबाड़ कलेक्शन करते हैं, कबाड़ वेगेज उसको कलेक्शन करते हैं। शू पॉलिशिंग में आपको 20% बच्चे मिलेंगे। आपको जितने भी शू शॉप हैं बाहर जो पॉलिश किया जाता है उसमें देखिएगा 20% शू शॉपिंग में लगे होंगे। कार वॉशिंग में 12% बच्चे लगे हुए हैं। इसी पर क्लीनिंग में, साफ सफाई वाले काम में 7%। कार वॉशिंग, जो कार वॉशिंग का वर्कर होता है वहाँ पर देखने को मिले। फिर इसके बाद डिश वॉशिंग में आपको बहुत से ऐसे वर्क होते हैं जिसमें डिश वॉशिंग का वर्क होता है, तो वहाँ 7% लगेगा। इसके बेगिंग में आपको, इसी पर सेलिंग एंड वुड कलेक्शन में आपको 7% देखने को मिल जाएगा। ह्यूज ऑफ अमाउंट जो है 100% आपको देखिएगा। जो बलात्सरम बच्चों के संदर्भ में, चाइल्ड लेबर के संदर्भ में जो चीज़ें उभरती है ना, उसका वर्गीकरण अंत में ऐसे ही देखने को मिल जाता है। उसके पीछे बहुत से लॉजिकली चीज़ें काम करती है, जैसे ये सब भी वर्क करता है। तो ये सब चीज़ों को आप लोग समझिएगा। इस स्लाइड को बेहतर तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा, चीज़ों को समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। 25, 26, 27, 28 को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ स्लाइड में आपको एक पिक्चर दिया गया, उसे देख लीजिए कि 25 में अपने धर्म और के संदर्भ में बातें की गई, 28 में भी बातें की गई, 28, 27 के संदर्भ में बातें की गई, 26, 27, 28 के संदर्भ में बातें की गई। इससे ही समझ लीजिएगा, सारे चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अंतःकरण धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। यह सभी व्यक्तियों के लिए अंतःकरण के रूप में धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त करता है या देता है। तो यह समझ ली, यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक समझ ली, किसी व्यक्ति विशेष को राज्य की एजेंसी जब तक युक्तियुक्त जो कारक है, जो मैंने आपको बताया है पहले की क्लास में, युक्तियुक्त जो प्रतिबंध है उसको अगर नहीं रोकता है ना, उसको उस सीमा को उल्लंघन नहीं करता है, तो सभी व्यक्तियों को अपने अंतःकरण के रूप में धर्म का मानने का, आचरण करने का या प्रचार करने का छूट है, स्वतंत्रता है। अब नोट यहाँ याद रखिएगा आर्टिकल 25 के संदर्भ में कि संविधान सभा की राजकुमारी अमृत कौर ने चिंता व्यक्त की थी कि इसमें धर्म से जुड़ी कुरीतियों को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए हमारी मौलिकता कितनी बड़ी थी। जो 1947 के दौरान जब संविधान निर्माण हो रहा था, उसी दौरान आपको राजकुमार अमृत कौर थी, उन्होंने यह बात भविष्यवाणी कर दी थी कि इस आर्टिकल से बहुत से मत उभरेंगे, कुरीतियाँ जुड़ी कुरीतियाँ उभरेगी, धर्म से जुड़ी कुरीतियाँ उभरेगी। तो आप देखते होंगे वर्तमान में हर 1-2 दिन में आपको धार्मिक विवाद से संबंधित या धार्मिक विषमता से संबंधित न्यूज़पेपर में आपको या तो कहीं भी सुनने को मिल जाता होगा। तो समझिए हमारे जो शुरुआती दौर के जो लोग थे कितनी भविष्यवक्ता के रूप में वर्क किए होंगे। तो समझिए हर एक चीज़ों को समझकर आपको
संविधान में शामिल किया गया। तो ये पाठ है हमारा इतिहास यह पाठ दिखाता है हम कितने बौद्धिकता में उचित हैं। तो यहाँ पर एक आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग को मैंने पहले भी बताया है कि जो संविधान सभा में महिलाएं जो शामिल थे कुल कितने लोग शामिल थे, कुल महिला कितनी थी, उनके अगर नाम याद हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। आपको मैंने पहले भी कवर किया है, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में भी कवर किया है, तो सारी चीज़ों को मुझे याद है। आप लोग को कितना याद है आप बताइए। आप लोग कोशिश कीजिएगा इसका आंसर देने के लिए। जितना भी आंसर पूछा जाता है वो लाइव क्लास में हो, करंट अफेयर्स की क्लास में हो या अभी पूछा जा रहा है, तो सभी का आंसर देना सीखिए ताकि और भी बेहतर तरीके से काम कर सके आप लोग। इसी प्रकार उदारवादी सदस्य जो थे इससे सहमत थे, परंतु इसके मूल अधिकार के रूप में नागरिकों को देना चाहते थे। यह इनका विवाद था कि मूल अधिकार में ही देना चाहिए इसे धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में, इसलिए इसे सापेक्ष अधिकार रिलेटिव राइट्स कहा गया। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 25 को रिलेटिव अधिकार दिया गया क्योंकि यह सापेक्ष रूप से मिला हुआ है। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। और सापेक्ष अधिकार क्या है पहले मैंने चर्चा कर चुका हूं, जो पहले वीडियो देखे होंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें आप लोगों को समझना है अब युक्तियुक्त प्रतिबंध क्या है, इसको समझना है, जो बाद के संदर्भ में आचरण में भी आया। बहुत से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में वाद ज्ञानी केस गया तो उसमें भी उभर कर सामने आया। राज्य अपने तरफ से कुछ बातें कोर्ट में रखी है कि किस संदर्भ में युक्तियुक्त निबंधन लगाया जा सकता है आर्टिकल 25 के संदर्भ में। तो आप याद रखिएगा धार्मिक अधिकार के नाम पर लोक व्यवस्था, यहाँ लोक व्यवस्था कर दिए, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। अर्थात धार्मिक आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को लोक व्यवस्था, हमारा जो सोसाइटी का जो व्यवस्था उसको डैमेज नहीं किया जाए। सदाचार का आचरण जो होता है उसको डैमेज नहीं किया जाए। स्वास्थ्य, किसी के स्वास्थ्य अर्थात मान लीजिए किसी के ऐसा कार्य करने से दूसरे के स्वास्थ्य अभिकरण पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, खिलवाड़ की अनुमति नहीं होगी इस आर्टिकल के तहत, युक्तियुक्त प्रतिबंध के तहत। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें आप लोग। इसी प्रकार आपको आगे देखना है सामाजिक सुधार को धार्मिक आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा यह आपको युक्तियुक्त प्रतिबंध में कुछ सामाजिक सुधार है ना, मान लीजिए अब हिजाब का मामला है, अब यहाँ से समझिएगा हिजाब का मामला है ना, और सती प्रथा का मामला है, दो चीज़ें आप लोग सुने होंगे। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, दोनों सामाजिक सुधार के मूल छिपा हुआ है, ठीक ना। अब एक सिख लोगों का जो 5 क है जो अनुसरण अनिवार्य है, वो भी एक सामाजिक संदर्भ में देखने को आता है। तीनों को अगर सामाजिक सुधार में अब कोई व्यक्ति यह बोलेगा, कोई सिख वाले व्यक्ति केस क्यों रखते हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष को ऐसा लगता होगा ना, पर सिख धर्म में ये अनिवार्य है, पर किसी व्यक्ति विशेष के कहने से यह नहीं हो जाता है कि सामाजिक सुधार के नाम पर इसको बदल दो। इसी प्रकार हिजाब का मामला हो या सती प्रथा का मामला हो, तो देखिए यहाँ पर सारे पहलुओं पर पहले चर्चा होगा। क्या यह सामाजिक आधार पर बदलाव हो रहा है या आंतरिक आधार पर बदलाव हो रहा है, या समय की यह मांग है, समय की मांग है कि बदलाव होना चाहिए। तो किसी प्रकार का सामाजिक अगर बदलाव करें, जैसे ट्रिपल तलाक है, ट्रिपल तलाक एक सामाजिक बदलाव के रूप में देखा गया, यह अनैतिक था। तो यह सामाजिक सुधार पर किसी धार्मिक आधार पर किसी को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। सुधार को ध्यान रखिएगा, यह चीज़ें आप लोग कवर कीजिएगा, बेहतर चीज़ों को समझिएगा कि किसी भी सामाजिक सुधार को धार्मिक आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा है, अगर सामाजिक सुधार ऐसा हो रहा है जिसके आधार पर किसी के धार्मिक आहत हो रही है, तो वो भी यहाँ पर लागू नहीं होगा, और किसी के धार्मिक आधार को इस आधार पर भी नहीं बदला जा सकता क्योंकि सामाजिक सुधार करना। दोनों यहाँ पैरेलल वर्क करते हैं, एक अपने अर्थ को लिए हुए, दूसरा दूसरे अर्थ को लिए हुए, अर्थात दोनों पूरक हैं, इसे समझिएगा। तो आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है। इसी प्रकार हिंदू मंदिरों में हिंदू समाज के सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा, इसके संदर्भ में बातें की गई थी। साथ ही धार्मिक कार्यों के जुड़े हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वित्तीय गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण होगा। तो जितने भी धार्मिक कार्य हैं
तो राज्य की जो एजेंसियां हैं ना उन पर उनकी कार्य गतिविधि नज़र रहेगी, यह ध्यान रखिएगा। जैसे धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो और वित्तीय गतिविधियों पर यह राज्य का नियंत्रण होगा, कोई व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं होगा। राज्य नियंत्रण रखती है कोऑर्डिनेशन के लिए, ऐसा नहीं कि उसे बंद करने के लिए। ध्यान रखिएगा, बंद करने के लिए, उसके आचरण व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए नियंत्रण नहीं रखती है, बस समाज में लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को कायम करने के लिए नियंत्रण रखती है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यद्यपि यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्थाओं को नैतिकता, स्वास्थ्य और मूल अधिकारों से संबंधित है। अन्य प्रावधानों के अनुसार जो राज्य इस बात की अनुमति देता है, जो यह मैं पहले भी आप लोगों को बताया, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में भी बताया हूँ कि राज्य किस रूप से सार्वजनिक व्यवस्थाओं को कायम करना चाहता है। तो आप लोग पहले का वीडियो जो देखेंगे उनको पता होगा सार्वजनिक व्यवस्थाओं में नैतिकता क्या मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं पहले के वीडियो को बोला था कि पहले उन सभी को कवर करूंगा जो आपको आगे बार बार रिपीट होगा। तो आप लोग ध्यान से सारे वीडियो को देखिएगा, जो भी अभ्यर्थी हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के, उन सभी पार्ट को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आपको जो नया एंगल समझाया जाएगा ना वो बार बार इसी संदर्भ में होगा। तो बेसिक को जब समझ जाएगा तो इंड बहुत बेहतर होगा। इसी प्रकार से आपको अन्य प्रावधान के अनुसार राज्य को इस बात की अनुमति देता है, क्या देता है, धार्मिक आचरण के संबंध में किसी आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनिमय या निबंधन कर सकता है। तो देखिए इस आधार पर है ना राज्य को यह शक्ति प्राप्त है, या जैसे न्यायालय को भी यह शक्ति प्राप्त है, तो किसी के आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप, अर्थात उसमें धार्मिक भी शामिल हो जाता। लौकिक क्रियाकलाप मतलब कहने का मतलब वही है कि धार्मिक मामले भी शामिल हो जाते हैं धार्मिक आचरण के संदर्भ में। इसी तरह आपको दूसरा इसमें पॉइंट आएगा जिसमें आपको यह समझना है कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभवों के लिए खोला जाएगा। तो जो आप देखे हो ना मंदिरों का द्वार फाटक खोला जा गया था कुछ महिलाओं के लिए, हालिया घटनाक्रम देखे होंगे कि प्रतिबंध थी वहाँ महिला जाने के लिए, तो उनके लिए सभी वर्गों के लिए खोला गया था। इसी संदर्भ में कि राज्य को यह शक्ति प्राप्त है, राज्य के एजेंसियों को शक्ति प्राप्त है, अर्थात कोई व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष या जाति विशेष वर्ग सभी को समान अधिकार इस आर्टिकल के तहत युक्त प्रतिबंध के संदर्भ में दी जाती है। अब आर्टिकल 25 के संदर्भ में छूट दी गई है, अब उसे याद रखिएगा आप लोग। मैं हाल ही में चर्चा किया था ना हिजाब और जो सिख का जो 5 क है उसको एक साथ नहीं जोड़ना। दैनिक जागरण में मैंने बताया था एनालिसिस के दौरान, हिजाब का मामला अलग है, इनका धारण करने का अलग। जिनकी मूल प्रवृत्ति में अगर ये बात की गई है उसे किसी भी तरीके से बदला नहीं जा सकता, पर आचरण और व्यवहार के साथ जो प्रचलित हुआ है ना नया नियम, उसे जरूर बदला जा सकता है, वही लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सामाजिक दशाओं के संदर्भ में। तो आर्टिकल 25 को देखिएगा, संबंध में छूट देता है कृपाल धारण करना, साथ लेकर चलना, यहाँ सिख है, सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा। तो यहाँ छूट दिया गया है सिख वर्ग लोगों को, जो आपको इनको छूट देता है। उनके या देख रहे कंघा, ये हथियार कृपाल जो है लेके चलना, कंगन, ध्यान रखिएगा इसीलिए। और हिंदुओं के संदर्भ में सिख, जैन और बौद्ध भी सम्मिलित हैं, ध्यान रखिएगा। यहीं पर आप लोग को चर्चा किया गया था हिंदू में कौन है, हिंदू में कौन है, हिंदू में आप लोग को ये आते हैं, हिंदू में सिख को यह छूट प्राप्त है, अन्य को प्राप्त नहीं है, ध्यान रखिए, न जैन को न बौद्ध को। इसी तरह नोट याद रखिएगा, सिखों के लिए 5 चीज़ें अनिवार्य की गई। हालांकि यह पहले गुरु गोविंद सिंह जी के जो मान्यता थे उसके आधार पर चीज़ें की गई थी, जिसमें केस, कड़ा, कृपाल, कंघा और कछेरा यानी कच्छा जिसको बोला जाता है, जो कच्छा पहनते हैं सिख भाई लोग, वो 5 अनिवार्य तत्व हैं उनके, जैसे आप लोग और भी चीज़ों में देखते होंगे। इनके बिना खालसा वेशभूषा जो है पूर्ण नहीं मानी जाती है। इनमें केस सबसे महत्वपूर्ण है, केस इनके बाल सबसे महत्वपूर्ण, सर का जो बाल है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। तो इसको आप लोग को समझने की ज़रूरत है कि जैसे हिंदुओं में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है ना उसे चेंज नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार मुस्लिमों में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है उसे चेंज नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार बहुत से और भी विश्व में धर्म जिसका बेसिक स्ट्रक्चर है चेंज नहीं किया जाता है,
उसी प्रकार सिख धर्मावलंबी लोगों का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये 5, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसके आधार पर अगर कोई किसी को प्रतिवादी बनाता है तो न्यायालय उसे नहीं मानता। तो हाल ही में मैंने चर्चा इसी संदर्भ में किया था, आप लोग समझ गए होंगे। अब धर्म परिवर्तन यहाँ का मामला बार बार आता है, आपको दैनिक जागरण में भी चर्चा किया गया है। तो आप लोग बोलिए, बताइए, जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, अब दैनिक जागरण कितना इम्पोर्टेंट है समझ में आ रहा है। जो भी आप टॉपिक पढ़िएगा, पेपर 1, 2, 3, 4, सभी जगह कुछ ना कुछ आपके पेपर 1, 2, 3, 4 से दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में कवर होगा। अभी भी आप लोग के पास समय है, आप लोग इसे ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। 365 रुपये बहुत बड़ी राशि नहीं होती है, पर खासियत यह है ना कि यह दैनिक जागरण है, टॉपिक स्ट्रक्चर के साथ करंट को भी कवर कर देता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब संविधान में न तो धर्म परिवर्तन का उल्लेख है और न ही इस पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का उल्लेख है। तो हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी किसी भी आर्टिकल में आपको क्या नहीं है, धर्म परिवर्तन की चर्चा। धर्म की चर्चा है पर धर्म परिवर्तन की चर्चा नहीं है। लेकिन प्रावधानों में ऐसा प्रतीत होता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता से कोई व्यक्ति अपने धर्म का परिवर्तन भी कर सकता है, पर मूल में यह छिपा हुआ धर्म परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें अनचाही भी होती है, अनबोली भी होती है। आंखों का इशारा समझते हैं ना, जितना बोल कर नहीं किया जा सकता है उतना आंखों के इशारा से कर दिया जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। संविधान कहीं नहीं बोलता है कि धर्म परिवर्तन के संदर्भ में, पर अंतःकरण की स्वतंत्रता कहीं न कहीं इस और इशारा करता है परिवर्तन के संदर्भ में। किसी प्रकार का वो अंतःकरण लागू कर सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा। 70 के दशक में उड़ीसा, मध्य प्रदेश में सामाजिक धर्म परिवर्तन रहे हुए थे। इसलिए यहाँ पर ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू संगठन के मत संघर्ष उत्पन्न हुआ था। आगे मैं बताऊंगा, आगे के स्लाइड में क्या था, वो कौन मामला था, बात था। और हाल के घटनाक्रम में आप देखे होंगे, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों ने भी धर्म परिवर्तन से प्रबंधित करने वाले कानून पारित किए हैं। और धर्म परिवर्तन के 3 आधार दंडनीय अपराध माना जाता है, जैसे बल के आधार पर किसी का धर्म परिवर्तन करना, किसी कपट के आधार पर किसी पर छल कपट करके धर्म परिवर्तन करा देना, या किसी लोग का प्रलोभन देना, आर्थिक प्रलोभन या किसी और प्रकार का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन किया जाता है, तो ये भी प्रतिबंधित है, यह दंडनीय अपराध है इन अधिनियमों के तहत, सभी के जो अधिनियम बनाए गए धर्म परिवर्तन से संबंधित। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो नए अभी धर्म परिवर्तन के नियम बने ना, उसमें सभी में अमूमन ये देखने को मिला है 1 महीने पहले देना होगा एफिडेविट, जिसके बाद धर्म परिवर्तन अब कानूनी प्रक्रिया का पालन लाजमी हो गया। 1 महीना पहले मजिस्ट्रेट से बताना होगा कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हालांकि मूल धर्म वापसी में कोई नोटिस जारी नहीं करेगा। मान लीजिए भारत में मूल धर्म क्या है, ध्यान रखिएगा, सनातन धर्म सभी का मूल धर्म है। अब कोई माने या ना माने वो अलग मैटर है। हमारे पूर्वज सारे वंशज, मान लीजिए हमारे इस्लाम नहीं आता, ठीक ना, इस्लाम मान लीजिए भारत में नहीं आता, अरब में ही रहता, या वर्ल्ड का इंडिया का मैप की तरह मैं समझा दूं तो चीज़ें आप समझिएगा। अभी आज क्लियर हो जाएगा सभी धर्म को लेकर, जो ज़्यादा चिंता करते हैं धर्म विशेष को लेकर और जो ज़्यादा कट्टरता भी करते हैं वो भी आज क्लियर हो जाइएगा। बस चीज़ों को लॉजिकली समझिएगा, चीज़ों को वास्तविकता के आधार पर समझिएगा। तो अब मान लीजिए यह इंडिया है, इंडिया के साथ यह पूरा ऑस्ट्रेलिया, ये मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इधर चाइना, इधर आपको है रसिया सब है, यूरोप यह एरिया हो गया, यह सऊदी अरब हो गया, यह अफ्रीका हो गया, ठीक है, और यह आपको अमेरिका हो गया, ऐसे दक्षिण उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, है ना। मान लीजिए अरब कंट्री है, अरब कंट्री का विस्तार आपको इधर होता, मान लीजिए इधर हो जाता, पूर्व की न होकर पश्चिम की ओर होता इस मैप के अनुसार। और भारत की तरफ ये अभी वर्तमान में नहीं आता। जब हमारे यहाँ इस्लाम जब आया था, इस्लाम जो शुरुआती दौर में जब आए थे इस्लाम के धर्मावलंबी लोग भारत में, अगर इंडिया नहीं आया रहता तो क्या वर्तमान में मुस्लिम यहाँ उस रूप से रहते जो वर्तमान मुस्लिम है? नहीं रहते। यहाँ पर सभी कन्वर्टेड मुस्लिम है,
उसमें से जो अरब मुल्क के मुस्लिम है ना, उनकी मात्रा बहुत कम है, नगण्य की मात्रा है भारत में। मान लीजिए 1% मान के चलिए, पर 99% कन्वर्टेड मुस्लिम है। तो अब बताइए यहाँ पर कि अरब का, मान लीजिए इंडिया जब दौर चल रहा था अरब भारत आने का क्रम, वो क्रम घटना होती ही नहीं, हमारे यहाँ वो घटना होती ही नहीं, आप मान के चलिए। तो क्या हमारे यहाँ इस्लाम इस रूप में होता जैसे अमेरिका में नहीं है, या तो या उत्तरी अमेरिका में नहीं है, तो क्या जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ इंडिया में होता है जैसे ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। वहाँ लोग कार्य के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कार्य के लिए नहीं जा रहे, कार्य के लिए कहीं भी जा रहे हैं, पर जो जन्मजात रूप से जो चेंजेज हुई हैं, क्या वो होता? एकदम बिल्कुल नहीं होता। तो वर्तमान मुस्लिम, थोड़ा हमको ये बताइएगा आप लोग, तो क्या आप इस प्रकार के दावे करते जो वर्तमान में दावे किए जाते रहे हैं? सोच के देखिएगा, नहीं होता। क्योंकि आप जो शुरुआती तौर पर हमारे यहाँ सनातन सभी लोग थे, कालक्रम के घटना में सभी को कन्वर्टेड किया गया है, कन्वर्टेड किया गया, इसे मानिए या ना मानिए, यही सच्चाई है। क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में जितने लोग हैं ना, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, या तो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव हैं, और यहाँ तक कंबोडिया, ये सब एरिया में, इस महाद्वीप में सनातन धर्म की संस्कृति शुरुआत से रही है। 5000 वर्षों से इसके साक्ष्य देखने को मिला है, और है भी साक्ष्य। मोहनजोदड़ो का काल रहे, ये कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल रहे, सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहे, उसके पूर्व उसके अंश अभी तक है, सनातन के अंश है। इससे पहले बताइए, आपको 1500 और अभी 200 जोड़ दीजिए, तो ये 2000 साल जोड़ दीजिए, तो आपको इतने क्रम में ही आपको इस्लाम धर्म की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, और वो भी कन्वर्टेड रूप में देखने को मिलती है। तो वर्तमान स्थिति जो है, क्या होता, इसका जवाब आप लोग मुझे बताइएगा, और वास्तविकता पर, किसी भी धार्मिक आधार पर मत बताइएगा। नहीं तो धार्मिक आधार पर सोचिए तो फिर चीज़ें जो आपको समझना है, न्यूट्रल होने की बात जो मैं कर रहा हूँ, वो नहीं हो पाएगा। टॉपिक को उस तरीके से नहीं समझ पाएगा, इसके मूल में है क्या, टॉपिक क्या कहना चाहता है, हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता क्या कहना चाहती है। इसलिए आप देखते होंगे हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट लाया गया। ऐसा नहीं है कि देखिए, मूल धर्म में आप आएंगे, मुस्लिम से कन्वर्टेड होके हिंदू में आएंगे, तो आप मूल धर्म में आ रहे हैं, तो आपके लिए कोई इस प्रकार के मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं चाहिए। इसी प्रकार से आप कोई अन्य धर्म से मूल धर्म में आ रहे हैं, तो आपको वापसी नोटिस जारी नहीं करना होगा। पर मूल धर्म को छोड़कर जा रहे हैं, मान लीजिए आप हिंदू से किसी और में जा रहे हैं, इस्लाम में जा रहे हैं, ईसाई में जा रहे हैं, या किसी और भी विश्व के पंथ में जा रहे हैं, आपका स्वतंत्रता है, जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर उसके लिए आपको मजिस्ट्रेट से एफिडेविट कराना होगा कि हम जाना चाहते हैं, और मजिस्ट्रेट देता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है। पर यहाँ पर टर्म और कंडीशन समझिएगा। ये क्यों रखा गया, आप समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि हमारी मूल संस्कृति एक ही रही है, इसलिए दिया गया है। अब इसके अलग मतलब मत निकालिएगा, और यह बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन करने का आधार है। खुद आप अपने पिछले 5 से 6 वंश पीछे जाइएगा ना, मुस्लिम वर्ग के लोग, तो आपको कहीं ना कहीं हिंदू के अंश, हिंदू सनातन के वंश देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, आपका कन्वर्जन हुआ, ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उसमें स्थिति परिस्थिति ऐसी ही थी, लोग कन्वर्ज हो रहे थे। किन्हीं को हिंदू धर्म बुरा लग रहा था तो मुस्लिम वर्ग में जाना चाह रहे थे, उनकी सादगी पसंद आ रही थी। तो वो अलग मैटर है कि किनका कन्वर्जन कैसे हुआ, वो अलग मैटर, अलग शोध का विषय है। पर इस आधार पर आप तथ्यों को नहीं तोड़ सकते हैं कि सनातन आपका जन्म असली नहीं रहा है। और जो लोग कहते हैं तो कहीं ना कहीं एक पक्षीय आकलन करना चाहते हैं, एक पक्षीय बातें करना चाहते हैं, और जो चीज़ें हैं आपको समझनी होगी सब चीज़ें। उसी तरीके से आपको ये चीज़ भी समझनी होगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपको ये चीज़ें आपको देखना होगा कि किस रूप से हमें आगे बढ़ना है, किस रूप से आगे नहीं बढ़ना है। चलिए, अब ये एक वाद आप लोग याद रखिएगा, 1977 का वाद था, यह बहुत इंपॉर्टेंट वाद था, जिसमें स्टेनसवाद, जो स्टेनस्लासवाद जिसे बोला गया, प्रोफेसर रेव स्टेनस्लास ने उच्चतम न्यायालय में एक बात बोली
जिसमें ये बातें बोली गई कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में इस कानून की चुनौती दी गई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा के ये कानून गैर कानूनी, जो 1970 में बना था ना, जो कानून आया था 70 के दशक में मध्य प्रदेश में, हालिया का नहीं बात हो रही, 70 के दशक की बात हो रही है, उसमें धर्म प्रचार के अधिकार में धर्म परिवर्तन का अधिकार भी सम्मिलित है। तो ये बातें वहाँ उभर के आई थी कि धर्म का प्रचार का अधिकार भी धर्म परिवर्तन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें उभर कर देखने को मिला था। तो ये सब चीज़ें आप लोग समझिएगा तो यह आपको आएगा। जैसे उच्चतम न्यायालय के इस वाद में तर्क दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया और मध्य प्रदेश उड़ीसा सरकार के विधियों के संवैधानिक करार दिया गया। न्यायालय ने कहा कि प्रचार के अधिकार से धर्म परिवर्तन का अधिकार सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसने मांग रखा कि जैसे कि इस धर्म प्रचार के अधिकार पर धर्म परिवर्तन का भी अधिकार होना चाहिए, अर्थात जितनी मौलिकता धर्म के प्रचार के लिए दी गई है उसी तरह धर्म परिवर्तन में भी मौलिकता देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए। ऐसी बात इस वाद में आता है क्योंकि यह ईसाई थे इसी संदर्भ में। अब यहाँ पर बात है, राज्य सरकार और न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया इसे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धर्म का अधिकार लोक व्यवस्था के अधीन है। यदि सभी समुदाय धर्म परिवर्तन का प्रयास करेंगे तो वह व्यवस्था में से एक चुनौती उत्पन्न होगी। अर्थात यह बात समझिएगा, यहाँ पर क्या चीज़ें की गई है। चीज़ें यहाँ पर यह बोली गई है, अगर मान लीजिए यह एरिया है, यहाँ पर सभी लोग मिलकर रह रहे हैं, अनंत लोग मिलकर रह रहे हैं, कोई बाहरी व्यक्ति आता है और वो प्रलोभन के आधार पर या किसी आधार पर, किसी थर्ड प्रोसेस के आधार पर यह पूरे सोसाइटी के लोग पहले एक को कन्वर्ट करेगा, दो को कन्वर्ट करेगा, इसी तरह धीरे धीरे करके पूरे को कन्वर्ट कर लिया, तो क्या इस जो एरिया है उसकी वजूद बच जाएगा? इस एरिया का वजूद बचेगा? नहीं बचेगा। तो यह कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक होगा, समाज के लिए खतरनाक स्थिति को कायम करेगा, जैसा कि आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। झारखंड में कुछ बहुत से वर्ग प्रलोभन के आधार पर है ना ईसाई को अपना लिए, अपने मूल संस्कृति जो उनका मूल संस्कृति जो है आपको है झारखंड के आदिवासी वर्गों का, वो त्याग कर ईसाई कन्वर्ट हुए हैं। तो उनकी संस्कृति पर देखिए, हाल ही में आपको बहुत से ऐसे विवाद देखने को मिले होंगे जिसमें मूल आदिवासियों की वास्तविकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया, किस प्रकार से वो सही है क्या गलत है। तो देखिए, कहीं कभी किसी को इतनी छूट दे दी जाएगी तो वो किसी की सोसाइटी को ही डैमेज कर देगी। तो इसलिए इस पर नहीं लग दिया गया छूट और बोला गया कि दोनों अलग चीज़ें हैं, आप एक रूप में स्वतंत्रता की डिमांड नहीं कर सकते। अब संपूर्ण भारत में धर्म परिवर्तन से जुड़ी विधियां नहीं है, बल्कि मात्रा राज्यों में इसकी शक्ति राज्यों को दी गई है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा और आगे बढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। और 70 के दशक में उड़ीसा मध्य प्रदेश सामूहिक धर्म परिवर्तन हो रहे थे, इसलिए यहाँ पर ईसाई मिशनरी और हिंदू संगठनों के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो गया था। इसी के संदर्भ में यह वाद आता है और बोला जाता है कि आप जो है धर्म प्रचार के अधिकार को धर्म परिवर्तन के अधिकार से जोड़ नहीं सकते हैं, अलग अलग आपको करना होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विवाह और धर्मांतरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। इधर देखिए, मैं दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में इसे कवर किया हूँ, हाल ही में कवर किया हूँ, शायद अक्टूबर के माह में ही होगा। हादिया विवाद 2017, जिसमें यह बोला गया था, ये केरल हाई कोर्ट का मामला जिसे पलटा गया था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, और बोला गया था क्या, अपनी पसंद के कपड़े पहनने, भोजन करने, विचार या विचारधाराओं और प्रेम और जीवन साथी के चुनाव का मामला किसी व्यक्ति की पहचान है के केंद्रीय पहलुओं में से एक है। अर्थात जो धार्मिक आधार और धार्मिक आधार का आचरण करना दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। यह मुस्लिम हो सकती है, हिंदू हो सकता है, ईसाई हो सकता है, वो अपने धर्म का आचरण अपने अनुसार करेगा, पर इसको व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता आचरण करने का जो सीमा है वो उसके व्यक्तिगत पहचान का द्योतक है। अर्थात वो व्यक्ति अपने भोजन, कपड़े, विचारधाराओं, प्रेम और जीवन साथी के चयन के लिए स्वतंत्र है। हादिया विवाह केरल मामले में बोला गया था, ध्यान रखिएगा। बहुत ही चर्चित विवाद था और मैं पहले चर्चा भी किया था, तो इस प्रकार से आपको चीज़ें कवर करनी होगी। ऐसे मामलों में
न तो राज्य न ही कानून किसी व्यक्ति के जीवन साथी चुनाव के बारे में कोई आदेश दे सकता है और न ही ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। तो यह देखिए आपको समझना होगा इस चीज़ को कि राज्य को इन सबों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में किसी भी प्रकार के दखल व्यक्तिगत जो स्वतंत्रताएं होती हैं उसमें दखल देने का आपको स्वतंत्रता नहीं दी गई। इसी प्रकार अपनी पसंद के साथी के साथ विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत अभिन्न अंग है और 21 के तहत मैंने चर्चा भी किया था। जीवन साथी चुनने का अधिकार आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत आता है। इसी तरह के.सी. एट पुट्टास्वामी गोपनीयता नियम 2017 का वादा है जिसमें किसी व्यक्ति की स्वायत्तता से आशय जीवन के महत्वपूर्ण मामलों में उसके निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। तो यह भी आप लोग जानिएगा। अब किसी का जो स्वायत्तता व्यक्तिगत स्वायत्तता का अर्थ मतलब यह होता है कि उसके निर्णय की क्षमता किस रूप से है, यह आप लोगों को समझना होगा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 26 के संदर्भ में। अनुच्छेद 26 क्या बोलता है कि यह अनुच्छेद धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, जहां पर धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार देता है, जिसके अंतर्गत धर्मावलंबी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार देगा प्राप्त होगा। इसे चल अचल संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार देता है और इन संपत्तियों के प्रशासन का भी अधिकार देता है। अर्थात 3-4 चीजें यहाँ से याद रखनी है आपको है। पहला कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार होगा सभी को, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने की अधिकार सभी को होगा। इसी प्रकार से चल अचल संपत्ति के प्रबंधन करने का अधिकार होगा, प्रशासन में सभी का अधिकार होगा। आपको इसी प्रकार से चीज़ें आपको कवर करना होगा, इस चीज़ों को समझिएगा। और हमारा जो भारत है कितना प्यारा भारत है, इसे देखिए सभी एरिया पर सभी चीज़ों को धर्मावलंबियों के पद चिन्ह छिपे हुए हैं। तो ये सब चीज़ों को कवर करना होगा, आप लोग को समझना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 27 के संदर्भ में। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसे भी आप लोग जानिएगा, इसे भी समझिएगा। धार्मिक अभिवृद्धि के लिए संदाय अर्थात धन अर्जन करने, उस पर कर आरोपण करने से संबंधित जो चीज़ें आपको आर्टिकल 7 से संबंधित चीज़ें कवर होगी, तो उसी में बात की गई है। तो आप लोग इसे समझिएगा। इस राज्य द्वारा किसी भी धर्म विशेष को प्रोत्साहन के लिए किसी भी प्रकार का करारोपण नहीं लगा सकता, नहीं करेगा, किसी प्रकार का टैक्स नहीं ले सकता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता है। यह भी आप लोगों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें स्पष्ट करूँगा। यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म के दूसरे धर्म के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है और यह केवल कर लगाने पर प्रतिबंध लगाता है, न कि शुल्क लगाने पर। जैसे अब दो तीन चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा, विवाद आपको समझ में आएगा। जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं बार बार दौरे कर रहे हैं, बहुत से जगह धर्म सर्किट का निर्धारण हो रहा है, धर्म सर्किट बनाया जा रहा है धार्मिक स्थलों का, तो और साथ ही साथ बहुत से मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो आपको ऐसा कहीं लग रहा होगा दूसरे धर्म वाले को ये कहीं ना कहीं इस आर्टिकल 27 का उल्लंघन कर रहे हैं। तो क्या है, आपको लगता है यह सही है या गलत है, इसको समझना है। और आपको लगेगा भी क्योंकि लगातार इधर देख रहे होंगे कि इधर कुछ कर्मों में आपको दीपोत्सव मनाया गया है। इसी प्रकार से बहुत से धर्म जगह आप लोगों को हमारे प्रधानमंत्री या हमारे जो भी नेता है जाते हैं, तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है। उनका एक तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म विशेष को मान सकते हैं, पर राज्य के प्रमुख कर्ता के रूप में सभी का समान व्यवहार करना इनका कर्तव्य और दायित्व भी है, और ये करते भी है। देखिए अब कैसे करते, जैसे धार्मिक सर्किट का आयोजन किया गया, तो उसमें हिंदुओं के लिए भी धार्मिक सर्किट का आयोजन किया, बौद्धों के लिए भी चलाया गया, सूफियों के लिए भी चलाया गया, और भी बहुत से लोगों के लिए धार्मिक सर्किट का आयोजन किया गया। अर्थात दो जगहों पर जो उनकी उपलब्धियां हैं उनको जोड़ने का काम किया जा रहा था। सर्किट क्या होता है, धार्मिक सर्किट, इसके बारे में दैनिक जागरण मैंने चर्चा भी किया, जो लोग पढ़े होंगे सभी लोग जानते होंगे। तो इसे समझिएगा कि इस रूप से आप इसे उल्लंघन नहीं मानेंगे। अर्थात यहाँ कहने का मतलब यह है कि अगर
धार्मिक सर्किट जो निर्माण किया गया है, मान लीजिए सीता सर्किट, राम सर्किट या इसी प्रकार से किसी और प्रकार का सर्किट का अगर किया गया, केवल हिंदुओं के लिए किया जाता प्रधानमंत्री या उनके किसी राज्य के एजेंसी के द्वारा ना, तब इसका उल्लंघन होता। यह तो सर्किट सभी के लिए लाया गया ना, सभी के लिए लाया गया, तो यह उल्लंघन नहीं होगा, यह समान व्यवहार आचरण कर रहा है, इसीलिए उल्लंघन का पात्र नहीं होगा, इसलिए इसे प्रश्नगत न्यायालय में नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार आपको यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए कि कर लगाने पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। जैसे अब कोई पूजा आयोजन कराया जा रहा है और कोई मुस्लिमों का कोई त्यौहार है वो भी मनाया जा रहा है, ईसाइयों का भी मनाया जा रहा है, एक ही साथ सभी चीज़ें हो रही हैं, तो देखिए आपको यहाँ पर इसके आयोजन स्थल से टैक्स वसूल नहीं कर सकता है, पर ये सार्वजनिक स्थल पर मनाया जा रहा है उसके लिए निगम कर लिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। या कोई पंचायत में मना रहा है तो पंचायत में भी वहाँ के ग्राम पंचायत टैक्स संग्रह कर सकते हैं, तो वो भी आपको कवर करेगा, वो भी आपसे शुल्क ले सकता है, अर्थात उस भूमि विशेष का वो दर लेगा, न कि उसके आयोजन के लिए टैक्स ले रहा, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आप लोगों को बार बार सवाल आएगा, तो आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अगर आपके क्षेत्र विशेष में आयोजन किसी धर्म विशेष का आयोजन हो रहा है तो उससे आप क्या ले सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं या शुल्क ले सकते हैं। तो आप बोलिएगा शुल्क, तो शुल्क किस रूप का होता है, तो आप बोल सकते हैं निगम टैक्स के रूप में होता है, या तो आपको इस प्रकार से निगम टैक्स में बहुत से दरें निर्धारित होता है ना, या ग्राम सभा में टैक्स निर्धारित की जाती है, तो उस भूमि विशेष को भाड़े पर दिया गया है उसके लिए शुल्क लिया जाता है। तो इस प्रकार से शुल्क ले सकता है राज्य, तो ध्यान रखिएगा, उसे आप प्रश्नगत नहीं कर सकते। अब शुल्क लगाने का उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष प्रशासन द्वारा धार्मिक संस्थानों को नियंत्रित करना है, ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट करना है, तो इसलिए इसे लगाया जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा अनुच्छेद 28 को याद रखिएगा, एक सेकेंड। हाँ चलिए, 28 में ये बातें की गई हैं, क्या बातें की गई हैं इसे आप लोग देख लीजिए। अनुच्छेद 28 क्या, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना के उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता दिया गया है। इच्छा अर्थात धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने का, उपासना का और उससे उपस्थित होने का, उसमें शामिल होने से संबंधित स्वतंत्रता है। इसमें क्या बोला गया, राज्य द्वारा पूर्णतः संचालित शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार के धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अर्थात किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो स्कूल चलाया जा रहा है, जैसे कोई भी स्कूल हो, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर सभी चीज़ें न्यूट्रल होंगी। उसी प्रकार किसी ट्रस्ट द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था को धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अब मान लीजिए कोई ट्रस्ट है, हिंदू का ट्रस्ट है, मुस्लिमों का ट्रस्ट है, ईसाइयों का ट्रस्ट है, वो एक ऐसा संस्थान बनाता है जहाँ पर धार्मिक शिक्षण संस्थान दिया जा रहा है, तो उसे राज्य रोक नहीं सकती है, सभी को ये छूट प्रदान है। वो ट्रस्ट के अलावा या एनजीओ के अलावा इस प्रकार से किसी भी प्रकार की चीज़ें दी जाती है तो आपको यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो आप लोग को ये सब चीज़ें देखना होगा, समझना होगा। और धार्मिक शिक्षा सशस्त्र दी जाती है, जैसे धार्मिक शिक्षा सशस्त्र दी जाती है जिसमें शिक्षण संस्थाएं जो राज्य से अनुदान प्राप्त करती हो अथवा जिन्हें राज्य से मान्यता प्राप्त है, उनमें बच्चों की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जाती है। यदि बच्चा अल्प वयस्क है तो उसके अभिभावक से सहमति लेनी पड़ेगी। जैसे बहुत से ऐसे शिक्षण संस्थान है जो राज्य से शिक्षण संस्थान राज्य से अनुदान प्राप्त करती हैं। जैसे आपको हाल ही में बहुत से आपको क्या कहते हैं, ये मदरसे यूपी में चेक हो रहे हैं ना, वहाँ पर बहुत से राज्य से अनुदान प्राप्त करते होंगे ना, उसका मूल निर्माण इसी आधार पर किया गया है, धार्मिक शिक्षा देना। तो एक एफिडेविट दिए होंगे ना, ये एफिडेविट सरकार को दिए होंगे, इनका आधार क्या है, सशस्त्र होगा। तो उसके आधार पर देखिए राज्य मान्यता प्राप्त उनमें बच्चों की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो इसके बच्चे अगर चाहेंगे, मदरसे में कोई बच्चा 10 बच्चा है, तो मान लीजिए इसमें से 10 में से 8 बच्चा ऐसा है जो धार्मिक शिक्षा लेना चाहता है, 2 ऐसा बच्चा धार्मिक शिक्षा नहीं लेना चाहता, वो समान ज्ञान की चीज़ों को पढ़ना चाहता है, तो मदरसे में जो व्यक्ति विशेष होगा ना, उसे रोक नहीं सकता है इससे।
अगर रोकता है तो न्यायालय जाता है तो फिर मदरसे पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि यह एफिडेविट करके दिया गया है। इसी प्रकार के हिंदू संस्थानों में भी होता है, हिंदू के धर्म वाले संस्थान होते हैं वहाँ भी लागू होगा। ईसाइयों के लिए सेम प्रोसेस है, पर यहाँ ध्यान रखिएगा अगर अल्प वयस्क है ना ये 2 बच्चा, तो उसके लिए अभिभावक की सहमति जरूरी है। अगर अभिभावक बोलेगा कि हमें धार्मिक शिक्षा दीजिए तो ठीक है, बच्चे को धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा। और ये बोल देगा नहीं धार्मिक शिक्षा में नहीं चाहिए, तो नहीं, आप वहाँ बोल देगा राज्य उसे जब जबरदस्ती नहीं कर सकता है कोई भी संस्थान। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार की चीज़ें आप लोग को बार बार देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। इन सब चीज़ों को आपको कवर करना है। और देखिए युक्ति IAS का बहुत सी चीज़ें आप लोग को कराया जा रहा है। दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस कराया जा रहा है, करेंट अफेयर्स सीरीज चलाया जा रहा है, और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस टारगेटेड बैच चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप लोग तो रेगुलर आपको मिलेगी। साथ ही साथ टेस्ट भी कराया जा रहा है, जैसे यूपीएससी का टेस्ट हो, बीपीएससी का टेस्ट हो, जो टेस्ट होते हैं ना फुल लेंथ टेस्ट, वो ऐसे ही अब यूपी पीसीएस का जल्दी टेस्ट स्टार्ट होगा। ARO जो होता है यूपी में वो भी स्टार्ट होगा। इसी प्रकार सभी स्टेट के धीरे धीरे टेस्ट शामिल होंगे, तो सभी लोग अब बहुत लो प्राइस में चीज़ें कवर की जाएंगी। जैसे बीपीएससी का 1999 में पैक है, 99 में भी पैक है आप लोग, इसी तरह यूपीएससी 499 का पैक है। तो इसी तरह यूपी पीसीएस भी आपको बहुत लो प्राइस में अवेलेबल होगा। तो आप लोग जुड़िए। थैंक्स फॉर वाचिंग, देखने के लिए, समझने के लिए, हमारे साथ समय बिताने के लिए। फिर हम एक नए क्लास में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।